आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इससे पहले हमने डायरेक्टर्स में देखा डायरेक्टर्स होते कौन हैं, उनके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ और पावर्स की हमने बात की। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि इनको अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है। तो 7 तरीके हैं जिस तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। आइए जानते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट डायरेक्टर। सबसे पहले जब कंपनी बन रही होती है, जब इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है कंपनी की, तो उस टाइम पे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टर्स, किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे। जो सबसे पहले डायरेक्टर्स बनते हैं कंपनी के उनको कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स, और उनको अपॉइंट करने का पहला तरीका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी जिन लोगों ने एमओए को साइन किया है, सब्सक्राइब किया है, वो ही अपॉइंट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिनका नाम मेंशन है वो लोग जो है अपॉइंट करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स को। लेकिन मान लीजिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ नहीं बताया गया फर्स्ट डायरेक्टर्स को किस बेसिस पे अपॉइंट करना है। उस टाइम पे अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो जिन लोगों ने एमओए को साइन किया था, सब्सक्राइब किया था, वही लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे जब तक कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं अपॉइंट करती। यानी नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं होती तब तक एमओए को सब्सक्राइब करने वाले ही फर्स्ट डायरेक्टर्स रहते हैं। सेकंड, उसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर की, वो किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा मेंबर्स के थ्रू। और कब किया जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। हर एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो मेंबर्स करेंगे वोटिंग के थ्रू। वो पर्सन ही अपॉइंट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर जिसके पास DIN नंबर है, जैसे डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक नंबर होता है। आप जितनी मर्जी कंपनीज के डायरेक्टर हो, एक बार आपको अप्लाई करना पड़ता है DIN नंबर के लिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको। तो उस पर्सन को ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है जिसके पास DIN नंबर है। इसके बाद जो भी पर्सन अपॉइंट होगा वो अपना DIN नंबर दिखाएगा, वो डिक्लेरेशन देगा कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर। डिसक्वालिफाइड मतलब वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर केस चल रहा हो, किसी चीज़ में वो कन्विक्ट हो, ठीक है। तो वो कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो उसको बताना पड़ेगा कि मैं इनएलिजिबल नहीं हूँ, डिसक्वालिफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के, और वो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो डायरेक्टर के लिए चूज हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, तो उसको अपनी कंसेंट भी रिटर्न में देनी पड़ेगी कि वो डायरेक्टर बनने के लिए अपनी कंसेंट दे रहा है, विलफुल है। और रजिस्ट्रार के पास अपनी कंसेंट वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के दे देगा। उसके बाद पब्लिक कंपनी जो है उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टर्स जिनका बेसिकली आपकी कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरीके से आपका स्पाउस, आपका कोई भी रिलेशन नहीं है उस कंपनी के साथ, तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। और कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए कंपलसरी है 1/3 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर्स की वो कैसे हो सकती है? या तो ऑल टुगेदर आप नए डायरेक्टर्स लेके आ सकते हो, या फिर जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो कैसे दोबारा रीअपॉइंट होता है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉ कहता है कि पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रोटेशनल बेसिस पे रिटायर होंगे। रोटेशनल बेसिस का मतलब क्या है कि सपोज 3 डायरेक्टर्स थे कंपनी में, और उसमें से इस बार जनरल मीटिंग जो होगी उसमें 2 डायरेक्टर्स को हमें रिटायर करना पड़ेगा। और वो कौन से डायरेक्टर्स होंगे? जिन्होंने सबसे ज़्यादा टर्म सर्व किया होगा, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो कंपनी में रहे, तो उनको हम रिटायर करेंगे पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ रोटेशनल बेसिस पे करना ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है।
और बाकी के 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल बेसिस पर रिटायर होते हैं। नॉन रोटेशनल बेसिस मतलब कि जो एओए में लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि ये लोग 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे या 3 साल के लिए, जो उनकी टर्म लिखी है एओए के मुताबिक उतनी टर्म वो सर्व करेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके से जो डायरेक्टर्स हैं वो रिटायर होते हैं। तो अब जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो दोबारा से जब ये पर्सन रिटायर हो गए हैं उसके बाद मेंबर्स इनको दोबारा से वोट करके इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर। अब आते हैं न्यू डायरेक्टर पे। न्यू डायरेक्टर जो है, अगर एक पर्सन खुद से डायरेक्टर बनना चाहता है और वो एलिजिबल भी है, एलिजिबल मीन्स कि वो सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता है जो है डायरेक्टर बनने की, तो उस केस में वो डायरेक्टर बन सकता है। उसके पास DIN नंबर होना ज़रूरी है। उसको अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है और उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग के। इनफैक्ट नोटिस के साथ साथ उसको 1 लाख का डिपॉजिट भी देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होगा। अगर वो बन जाता है डायरेक्टर तो वो पूरी की पूरी अमाउंट रिफंडेबल होगी। अगर वो नहीं बनता डायरेक्टर तो फिर उसका जो ये पैसा होगा वो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, वो कंपनी के पास ही रह जाएगा। कंपनी ऐसे कि ये डायरेक्टर बनना चाहता है पर्सन, इसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन मेंबर्स को देगी और वो इंफॉर्मेशन 7 दिन पहले मीटिंग के मेंबर्स के पास पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ साथ मेंबर्स को इंडिविजुअली नोटिस दिया जाएगा। इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें एडवर्टिजमेंट भी दी जाएगी कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है कंपनी का, उन न्यूज़पेपर्स में जो है नोटिस दिया जाएगा कि इस डेट को मीटिंग है और यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है ये इंटरेस्टेड है डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट जब ये पर्सन को नोटिस सर्व किया जाएगा, इसको डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो इसकी जो अमाउंट है वो अगेन रिफंड कर दी जाएगी। अगर वो डायरेक्टर नहीं बनता जैसे मैंने आपको बताया तो उसका जो पैसा था वो फोरफिट हो जाएगा, कंपनी के पास ही रह जाएगा। जो भी पर्सन जिसका भी नाम प्रपोज किया गया है एज अ डायरेक्टर, वो रिटर्न में अपनी कंसेंट देगा जब वो अपॉइंट हो जाएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर कोई नया पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली पब्लिक कंपनी का ये रूल है कि 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीन्स वो डायरेक्टर्स जिनका बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है आपकी कंपनी के साथ, ना ही वो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर कभी थे, ना होल टाइम डायरेक्टर थे, ना नॉमिनी थे, ना किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ की है उन्होंने, तो ना ही उनका कोई रिलेशन या कोई भी रिलेशन में से कोई पर्सन इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। वो पर्सन को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और पब्लिक कंपनी में ये कंपलसरी है कि 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही अपॉइंट होंगे और इनकी रिटायरमेंट जो होगी वो नॉन रोटेशनल, जो कि मैंने आपको बताया वैसे ही होगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर बाय डायरेक्टर्स। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या वो खुद से ही लीव कर गया डायरेक्टरशिप को, तो उस केस में जितनी देर का उसका टाइम पीरियड था उसके लिए डायरेक्टर्स चूज़ करेंगे एक नया पर्सन जिसको हम बोलेंगे एडिशनल डायरेक्टर। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट करते हैं। ये अपॉइंटमेंट टेम्परेरी बेसिस पे होती है और कौन से केसेस में होती है, जब किसी भी डायरेक्टर की डेथ हो जाए, रिज़ाइन कर दे वो, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में हम जो है डायरेक्टर को इलेक्ट कर ना पाए, तो उस केस में उनको इन सारे सर्कमस्टांसेस को कहते हैं कैजुअल वैकेंसी और इस केस में एडिशनल डायरेक्टर चूज़ किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको चूज़ करते हैं और वो तब तक रहेगा जब तक अगली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टीज।
कई केसेस में इनफैक्ट अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो 1/3 जो मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स वो बेसिकली चूज़ किए जाते हैं बाय थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स हो गया या डिबेंचर होल्डर्स हो गया, ये लोग चूज़ करते हैं कि हमारा कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा। तो 1/3 ऑफ जो मेंबर्स हैं पब्लिक कंपनी के जो नॉन रोटेशनल बेसिस पे जो रिटायर होते हैं वो लोगों को चूज़ करती हैं ये पार्टीज, क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स, उसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टीज। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब होता क्या है नॉर्मली कि जिसके पास 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं तो उसके पास वोटिंग राइट है, तो वही चूज़ करेगा। उसके पास ज़्यादा राइट है तो वो अपने मुताबिक जो इंसान उसको सही लगता है वो एज अ डायरेक्टर चूज़ कर लेगा। तो बेसिकली जिनके पास कम वोट्स हैं, जैसे कि 49% ऑफ वोट्स हैं, तो वो तो कभी भी चूज़ नहीं कर पाएगा अपनी मनपसंद का डायरेक्टर। उस केस में कई कंपनीज क्या करती हैं, अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हर एक का प्रोपोर्शन होना चाहिए, हर एक का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी चाहे आपके पास 50% वोट है, चाहे 51% शेयर्स हैं, चाहे 49% शेयर्स हैं, लेकिन आपके पास वो राइट होना चाहिए कि आप अपने मनपसंद का डायरेक्टर चूज़ कर सके। तो उसके लिए बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे एक सिंपल सा मेथड है कि एक कोटा फिक्स कर लेते हैं, जैसे 201 वोट्स फिक्स कर लिए, तो जिस कैंडिडेट को 201 वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। अगेन अब इसमें एक्चुअल में जितने लोगों ने वोट किया है, चाहे उन लोगों की शेयर परसेंटेज जितनी मर्जी हो, ठीक है, लेकिन उस कैंडिडेट को जिताया जाएगा क्योंकि वोट्स फिक्स हैं। जिसके पास उतनी वोट्स आ गई तो वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से, ताकि हर एक का योगदान हो डायरेक्टर चुनने में, तो उस तरीके से भी अपॉइंटमेंट की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ ही डायरेक्टर का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।